और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। ओम माथुर ने नरबदिया में स्थित अनगढ़ बावजी में आयोजित सनातन चातुर्मास में शिरकत की। इस दौरान अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज सहित कई संतों का आशीर्वाद लिया और सनातन चातुर्मास के समापन पर आयोजित धर्म सभा को संबोधित किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से बातचीत में ओम माथुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ओम माथुर से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर आज मेवाड़ के दौरे पर निश्चित तौर पर अनगढ़ बाबू जी पहुंचे, श्री सावलिया जी के मंदिर में पहुंचे, दर्शन किए। इस यात्रा को कैसे देखा जाए इस विधानसभा चुनाव कुल मिलाकर के विधानसभा का चुनाव का यात्रा उत्तराखंड वाले महाराज जी ने मेरे कॉल से पिछली बार इनका चतुर्मास हमारे पक्ष मेरे जिले में वहाँ भी मेरा जाना हुआ है। और जब इतना संत समागम होता है तो स्वाभाविक रूप से इतना व्यस्त होने के बावजूद एक मन में स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि सभी संतों का आशीर्वाद लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी सनातनी पार्टी है और हमेशा सनातन की रक्षा करने वाली पार्टी है। और हम जैसे कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से सनातन के आधार पर आया तक बढ़े और देश को पुनः विश्व गुरु की ओर, पुनः सोने की चिड़िया की ओर बढ़ा। और जो 9 सालों में हम लोगों ने काम किया है, जो 500-500 साल से 600 साल, हज़ारों साल से जो हमारा एक संस्कृति के सिद्धांत छीन भिन पड़े थे, उनको वापस उजागर किया। इस नाते हम सनातन संस्कृति को प्रलवित करने के लिए। लेकिन जिस तरह से सनातन संस्कृति के लिए भाजपा काम करती है, आगे बढ़ती है, लेकिन गंभीर आरोप भी लगते हैं कि ये राजनीति कर धर्म को लाने वाली पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली पार्टी है। इन सारे बयानों को कैसे देखते? देखिए, ये इस सारा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले का उत्तर सही ढंग से मतदाता थे। लगभग 65 साल एक परिवार को एक पार्टी को राज करने का मौका मिला। उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। और आज कभी हम कल्पना करते थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पहले विद्वान लोग कहते थे भारत विश्व गुरु था, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, दुनिया भर के विद्यार्थियाँ पढ़ने आते थे। लेकिन 2014 के बाद पहला भाषण यूएन में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, उन्होंने पूरी दुनिया को आह्वान किया, खुद के लिए नहीं मांगा। आज अगर दुनिया में कोई संस्कृति बची है तो हिंदुस्तान की संस्कृति बची है, वो इन महापुरुषों से, इन संतों की वजह से बची है। बात छत्तीसगढ़ की हुई, आपसे पीड़ित से प्रभारी है, कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में किया, समय से पहले बहुत पहले मार्गदर्शन कर दिया, इन दोनों स्टेटों। छत्तीसगढ़ में 3 महीने पहले डिक्लेयर हुए 21 टिकट। मेरे ख्याल से आज़ादी में ये पहला उदाहरण होगा कि अभी चुनाव का अता पता नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी, कंफ्यूजन चल रहा है। कोई कहते हैं लोकसभा विधानसभा 7 होगी, क्या होगी, लेकिन हमने तो 3 महीने पहले डिक्लेयर कर दिए। और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली। राजस्थान से आपका लगाव रहा है, राजस्थान में क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से जो परिवर्तन यात्राओं का जो एकदम रेस्पॉन्स मिला है, राजस्थान में भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना। टिकटों का डिक्लेरेशन कब तक? मेरे ख्याल से 30 तारीख को मुझे अभी रास्ते में सूचना मिली, क्योंकि मैं चुनाव समिति का मेंबर हूँ। तो 30 तारीख को चुनाव समिति है दिल्ली में, देखो इंतजार करिए, जब तक आप स्टोरी बनाइए। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव की बात भी होती है और जिस प्रकार से माथुर ने कहा है कि 30 तारीख को चुनाव समिति की बैठक है और स्वाभाविक है जल्दी ही राजस्थान के टिकट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट अनगढ़ बाबू चित्तौड़गढ़। यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण कोटा के दौरे पर रहे। मंत्री असीम अरुण ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। यूपी मॉडल को राजस्थान मॉडल से बेहतर बताने का प्रयास किया उन्होंने। असीम अरुण से खास बातचीत की सहयोगी भंवर एस चारण ने। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है और यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण भी आज राजस्थान के दौरे पर है। अरुण साहब, लेकिन सवाल आपसे ये कि राजस्थान के बारे में तो कहा जाता है कि देश का सबसे बेहतरीन वेलफेयर स्टेट है, यहाँ तो कांग्रेस रिपीट होगी, आप क्या कुछ देख रहे हैं यहाँ के माहौल में? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझको कोटा की सेवा करने का मौका मिला है। पार्टी ने मुझको एक दायित्व दिया है और जो प्रवासी प्रभार के रूप में मैं आया हूँ, काफ़ी समय मुझे रहने का मौका मिलेगा। सबसे भेंट भी होगी, किस प्रकार चुनाव का आयोजन हो रहा है, यदि कोई कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। और जितना मैंने अभी तक देखा, स्पष्ट रूप से कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस की गलत नीतियाँ, कांग्रेस की अपनी गुटबंदी, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है। और कांग्रेस के प्रति जितना गंभीर विरोध है वो निश्चित रूप से मतदाताओं के मत के रूप में प्रस्तुत होगा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किया है, जितने केंद्र के विभाग हैं उन्होंने जो राजस्थान में काम किया वो अलग दिख रहा है।
और राज्य ने जो गड़बड़ियाँ की हैं वो अलग दिख रही हैं। सर, आप यूपी से आते हैं, क्या आप यूपी मॉडल आप राजस्थान के सामने यहाँ पेश करना चाहेंगे कि जनता को बताना चाहेंगे? यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है पिछले 6-6.5 साल में, वो उसका कोई उदाहरण नहीं। और जहाँ पे यूपी में लोग आने में डरते थे, कानून व्यवस्था ख़राब थी, भ्रष्टाचार था, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब था, बीमारू राज्य में गिना जाता था, आज आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की लाइन लगी है। हम लोग ज़मीन ढूंढ ढूंढ के लोगों को दे रहे हैं कि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, आप यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। जहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग जाते थे अन्य राज्यों में मजदूरी करने के लिए, आज सब वापस लौट आए हैं और अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने घर में रह के काम कर रहे हैं। तो जितना बड़ा परिवर्तन योगी जी ने किया है, निश्चित रूप से योगी मॉडल जो है उसको पूरा देश आज समझ रहा है, विशेषकर कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से। राजस्थान में मुझे विश्वास है कि जनता का, सम्मानित वोटरों का आशीर्वाद मिलेगा और राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी। सर, राजनीति से पहले आप पुलिस में रहे, आईपीएस अफसर आप रहे हैं, लेकिन यूपी के बारे में जब तब कहा जाता है कि बुलडोजर की सरकार है, कई बार मानवाधिकारों की बात भी आती है, तो क्या यूपी में डर है? यूपी में कानून का डर है और कानून का डर होना भी चाहिए। रही बुलडोज़र की बात, तो जहाँ भी बुलडोज़र का प्रयोग किया गया है वो कानून के दायरे में रह के किया गया है। जहाँ पे अपराध के ज़रिए कोई भवन बनाया गया है, कोई और चीज़ बनाई गई है, जहाँ पे नक्शाई नहीं पास किया गया और दबंगई के आधार पे सरकारी ज़मीन पे निर्माण किया गया है, ऐसे जगहों पे बुलडोज़र चला है। क्योंकि पिछली सरकारें ऐसे दबंग लोगों के दबाव में आ जाती थी। योगी जी के ऊपर आज कोई दबाव नहीं है, वो कानून के रास्ते चलते हैं और 5 साल जो उन्होंने काम किया उसके आधार पे पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ। आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 5 साल किसी मुख्यमंत्री के पूरे हुए हों और जनता का फिर आशीर्वाद मिले कि चलो 5 साल और काम करो। असीम अरुण से हमने आपकी बात कराई, आईपीएस अफसर रहे हैं, यूपी में समाज कल्याण मंत्री हैं, राजस्थान में जीत का दावा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में बुलडोजर किस बात का प्रतीक है और योगी मॉडल क्या है, यूपी मॉडल क्या है, ये भी राजस्थान में आकर जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी कार्यालय में विधायकों और जिलाध्यक्षों की बैठक ली। इस दौरान टिकट मांगने वाले दावेदारों के समर्थकों ने जोशी की गाड़ी को घेरा और अपने अपने दावेदारों के नारे लगाने लगे। इस पर जोशी ने कहा कि जल्द ही टिकटों की घोषणा होगी। वहीं प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। इनका जो विजन राजस्थान का विजन नहीं है, इनका विजन है वोट पर। इनका विजन है कैसे भी करके, इतना कुशासन करने के बावजूद भी, इतना माल गवर्नेंस चलाने के बावजूद भी कैसे भी करके फिर से चुन के आना, इसके लिए कर रहे हैं। उम्मीदों के सफर पर रवाना हुई पैलेस ऑन व्हील्स पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने दिखाई हरी झंडी। 7 देशों के 56 पर्यटक हैं शाही ट्रेन में सवार। गुजराती प्रवासी भारतीय पटेल परिवार के 22 सदस्य इसमें शामिल हैं। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौर, पर्यटन निगम के एमडी वीपी सिंह व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अनुभवी प्रदीप बोहरा को दी गई है O&M ऑपरेटर द्वारा ट्रेन संचालन की जिम्मेदारी। कल सुबह सत्र के पहले फेरे पर जयपुर आएगी पैलेस ऑन व्हील्स। हम लोगों ने प्रयास किया मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारी प्रमुख शासन सचिव पर्यटन गायत्री राठौड़ जी ने, हमारे एमडी विजयपाल सिंह जी ने और हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय विश्वेंद्र सिंह जी ने, सभी के प्रयास से ये ट्रेन चलना संभव हो पाया। क्योंकि आप जानते हो कि आर्थिक उदारीकरण का माहौल में और ट्रेन चलाना सरकारी सेक्टर में वो कितना दुष्कर काम है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं। इसी कड़ी में बिरला ने रामपुरा के राजा और शिव चौक का राजा के दर्शन किए और गणेशोत्सव में शरीक होकर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच गणेश जी की आरती उतारी। इस दौरान बिरला ने श्रद्धालुओं के बीच जाकर सभी को गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक की बधाइयां दी और सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुड़ामालानी में देश के पहले बाजरा अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद देवजी पटेल, प्रदेश सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी और विधायक हमीर सिंह भायल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें आज गुड़ामालानी आकर अत्यधिक खुशी हो रही है। बाजरा स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है और बाजरा अनुसंधान केंद्र खुलने से न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसानों के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 10 सालों में भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बनेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री देश के किसानों की और खेती की चिंता करते हैं। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। मैं आपको 2-3 बातें जरूर कहूंगा। पहला, किसान के बिना कोई प्रगति नहीं है, कोई प्रगति नहीं है। किसान वो इंजन है जो राजनीति को भी दौड़ाता है और अर्थव्यवस्था को भी दौड़ाता है। इस इंजन के बिना कोई काम नहीं चलेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस इंजन को समझ लिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि 2022 में कहा हम 10 साल पहले दुनिया के 5 कमजोर देशों में माने जाते थे। हमारी अर्थव्यवस्था 10 साल पहले इतनी चरमरा गई थी कि अंग्रेजी में लोग कहने लगे फ्रेजाइल 5। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, टर्की, इंडोनेशिया, भारत। और कहा 2022 में हम दुनिया की 5वीं महाशक्ति बने। जब मैं फ्लाइट में आ रहा था तो उस समय जब भोजन मंगाया तो उस भोजन की थाली में बाजरे की रोटी बनी हुई थी। उस समय मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जो बाजरा यहाँ पर राजस्थान के अंदर यहाँ पर होता था, आज वो उपराष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन और पीएमओ के अंदर बाजरे की रोटी बनती है। तो ये हमारे किसानों के लिए, जो कभी बाजरे की रोटी गरीबों का अनाज कहते थे, ये बाजरा तो गरीबों का अनाज है, लेकिन गरीबों का दाना खाने का है। लेकिन आज करोड़पति लोग हैं, वो भी बाजरा, ज्वार, रागी खाने के लिए कहते हैं कि अब हम खाते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बाजरे को अब सिर्फ अपने इस क्षेत्र का नहीं, आज पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया। मिलेट्स ईयर के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है 2023 ईयर मिलेट्स ईयर। स्मार्ट सिटी परियोजना में परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में स्वायत्त शासन सचिव कैलाश चंद्र मीना को अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर स्मार्ट सिटी राजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में उदयपुर स्मार्ट सिटी को नॉर्थ जोन कैटेगरी में प्रथम अवार्ड एवं मोबाइल एप्लीकेशन अवार्ड, साथ ही साथ उदयपुर स्मार्ट सिटी के लिए बेस्ट पार्टनर अवार्ड LNT को प्रदान किया गया है। यह अवार्ड उदयपुर स्मार्ट सिटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपर्णा गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णपाल सिंह चौहान, LNT के उपाध्यक्ष श्रीधरन, महाप्रबंधक हनमुंगम ने प्राप्त किया है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता की राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान, तमिलनाडु ने दूसरा और राजस्थान व उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी मिशन राजस्थान की ओर से विभिन्न नवाचारों, स्वच्छता, विरासत, संरक्षण एवं आधुनिक सुविधाओं के क्षेत्र में किए गए कार्यों का प्रदर्शन किया गया। बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2023 में राजस्थान के 2 गांवों ने कंपटीशन में जीत दर्ज की है। उदयपुर के मेनार गांव ने रजत और करौली के नौरंगाबाद गांव ने कांस्य श्रेणी में ये कंपटीशन जीता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वन और जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के सहयोग से वैश्विक लॉन्च ट्रैवल फॉर लाइफ के तहत बेस्ट टूरिज्म विलेज
कंपटीशन 2023 का आयोजन किया गया था। ये प्रतियोगिता स्वर्ण, रजत एवं कांस्य श्रेणियों में रखी गई थी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश भर के सभी गांवों के लिए 16 फरवरी से 15 अप्रैल 2023 तक बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से 795 आवेदन प्राप्त हुए। उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर वल्लभनगर तहसील में स्थित मीनार गांव बर्ड विलेज यानी परिंदों के गांव के नाम से विख्यात है। पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां पूरे साल आती रहती हैं। ग्रामीणों ने तालाबों को पक्षियों के लिए संरक्षित एवं समर्पित कर रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज राजस्थान सरकार द्वारा मीनार गांव में स्थित ब्रह्म तालाब और ढंड तालाब को वेटलैंड घोषित किया है। औरंगाबाद 13,000 की जनसंख्या वाला छोटा सा गांव करौली में स्थित है, जो कि गंभीर नदी के किनारे स्थित भगवान श्री महावीर जी के मंदिर एवं आस्था केंद्र के रूप में विश्व विख्यात है। लगभग 14 से 15 लाख पर्यटक यहां मंदिर के दर्शन और यहां की संस्कृति की छटा निहारने देश विदेश से आते हैं। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के दौरे पर रहीं। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने ठिकरिया में नवनिर्मित पीएचसी सेंटर और ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा पशु अस्पताल और लाइब्रेरी का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश के ठिकरिया पहुंचने पर सरपंच कमलेश मीणा ने शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर उनका अभिनंदन स्वागत किया। इस मौके पर जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओढ़, सिकंदरा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र को आगे लेके जाए, उसके अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब पूरा करवाए। आज हॉस्पिटल का हमने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। मैं समझती हूँ ग्रामीण जनता को चिकित्सा का लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार निरोगी काया के साथ में अपनी संकल्पना को साकार कर रही है। चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आई, तमाम तरह की योजनाएं हैं। राजस्थान के अंदर फिर से कांग्रेस की सरकार बनने आ रही है। आप देखिए माहौल किस तरह से सकारात्मक है। जनता चाहती है कि कांग्रेस फिर से एक बार नेतृत्व करे और राजस्थान की जनता को संभाले। सीसी राजीव कुमार के निर्देशन नेतृत्व में फुल कमीशन का 3 दिवसीय दौरा जयपुर में 29 सितंबर से होगा। आयोग राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लगने से पहले समीक्षा करेगा। फुल कमीशन के सदस्य ईसीआई आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, ईसीआई आयुक्त अरुण गोयल, वरिष्ठ उपायुक्त धर्मेंद्र शर्मा, नीतीश कुमार व्यास, उपायुक्त अजय भादु, हृदेश कुमार, मनोज कुमार साहू, डीजी मीडिया बी नारायण, निदेशक पंकज श्रीवास्तव, संतोष अजमेरा, संयुक्त सचिव अनुज चांडक, सचिव अश्वनी कुमार, अंडर सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश सहित अन्य अधिकारी जयपुर आएंगे। 29 सितंबर को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे बैठक होगी। आयोग की राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। शाम 4:30 से 6 बजे तक प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। फुल कमीशन के सदस्य 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से सीईओ, एसपीएनओ, सीएपीएफ नोडल अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद सुबह 11 बजे से जिला निर्वाचन अधिकारियों और एसपी के साथ मैराथन बैठकें होंगी। 1 अक्टूबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ सुबह बैठक होगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चुनाव आयोग के दौरे के बाद यह स्थिति साफ हो पाएगी कि लगभग कितनी ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल हो सकेगा और कितने अर्धसैन्य बल की तैनाती संभव है। कैमरा पर्सन राकेश रेल मगरा के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। झालावाड़ के पूर्व राज परिवार की राजमाता स्वरूपा देवी के निधन से शोक की लहर है। सुबह से ही लोगों का श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तांता लगा रहा और राजमाता स्वरूपा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अंतिम दर्शन किए। इस दौरान कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने पृथ्वी विलास पैलेस में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पृथ्वी विलास के शारबाग में अंतिम संस्कार किया गया। झालावाड़ पूर्व राज परिवार की इस दुख की घड़ी में कोटा पूर्व राज परिवार, खिलचीपुर, कुंदनपुर, जोधपुर और उदयपुर पूर्व राज परिवार सदस्यों ने भी पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो हमारे परिवार की एक किस्म से मुखिया थी। इस परिवार के साथ बहुत लंबा चौड़ा हमारा साथ है। झालावाड़ के परिवार को एक किस्म से हमेशा उसके बारे में पूछना, उसके बारे में पता करना हमेशा करती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये मेरे लिए पर्सनल क्षति है।
और देखिए, हाथी गांव में हथनी नंबर 57 लक्ष्मी की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। हथनी मलिक सद्दीक खान ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जो शिकायत भेजी है, उससे पूरे वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और मौके से मिले सबूत से आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि हथनी लक्ष्मी को जहर दिया गया था। महावत के वकील मोहम्मद असलम का कहना यह है इस पर कि पिछले कुछ दिनों से खुशी गुप्ता, डॉक्टर मणिलाल और डॉक्टर चावला हथनी संख्या 44 को बेचने के लिए सद्दीक खान पर दबाव बना रहे थे। सद्दीक के मना करने के बाद षड्यंत्र की शुरुआत हुई। सोमवार रात सुरेश जागा नाम का एक व्यक्ति हाथी गांव पहुंचा और हथनियों के बाड़े में उसने आटे में जहर मिलाकर थान में डाल दिया, जिसे हथनी लक्ष्मी, जयंती, मोहिनी और फूलकली ने खा लिया, जिनमें लक्ष्मी की मंगलवार को मौत हो गई, जबकि 3 अन्य हथनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। पूरे मामले में वन विभाग के मेडिकल बोर्ड पर भी उंगलियां उठ रही हैं। मेडिकल बोर्ड ने लक्ष्मी की मौत कार्डियक अरेस्ट से होना बताया है, जबकि मौके पर जहर मिले आटे का गोले और सीसीटीवी फुटेज और कुछ और ही कहानी ये बयां कर रहे हैं। हालांकि मेडिकल बोर्ड के चिकित्सक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। खुशी गुप्ता, डॉक्टर चावला और डॉक्टर मणिलाल उनके हाथी को जबरन खरीद करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें तबाह बर्बाद करने और उनके हाथियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। उसी धमकी को मूर्त रूप देते हुए कल दिनांक 25/9/2023 की रात्रि को सद्दीक खान के 4 हाथियों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई और एक हथनी लक्ष्मी की हत्या कर दी गई और 3 हाथी आज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। खुशी गुप्ता, मणिलाल और डॉक्टर चावला द्वारा अपनी साजिश को मूर्त रूप देते हुए आमिर के रहने वाले सुरेश जागा को, जैसे मेरे वकीलों ने बताया, उनके द्वारा उनको जहर दिलवाया गया है और मारा गया है। पुलिस द्वारा अभी तक इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई है, रिपोर्ट दर्ज हुई है और कार्रवाई की जा रही है। और चल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।